फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज, जहां आपको हर वर्ड हर लाइन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, यानी कि बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस की स्टडी की जाती है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है यहाँ पे अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसा कि ये वाला डायग्राम आप लोग कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, कितनी अमेजिंग डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. अर्ली मैन जो प्राचीन आदमी थे वो आसानी से, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग मैटर, यानी कि अर्ली मैन जो था वो आसानी से नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डिफ्रेंसिएशन कर पाता था। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc. and some among the animal and plants. यानी कि जो अर्ली मैन थे, जो प्राचीन मानव थे, वो कुछ इनएनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग मैटर्स को डिस्क्राइब किए थे, जैसे कि विंड, सी एंड फायर। यानी कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो अर्ली मैन था वो कौन से इनएनिमेट मैटर को डिस्क्राइब किया था, तो आंसर देना होगा विंड और सी और फायर। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एंड सम अमॉन्ग द एनिमल एंड प्लांट्स, और कुछ एनिमल और प्लांट्स को भी डिस्क्राइब किया था। ए कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड, यानी कि जो इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग और एनिमेट मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो ये कि वो किस तरह का सेंस ऑफ ऑ यानी कि सेंस ऑफ सरप्राइज या सेंस ऑफ फियर वो इवोक करते, इवोक मतलब जागृत करते हैं हमारे अंदर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन बहुत बाद में शुरू हुआ। सोसाइटी विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge, ऐसी सोसाइटी जो कि बायोलॉजी का मानव हित में यूज कर रही थी। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है कि ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें कि मानव ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें की जा रही हों, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी जो कि बहुत कम ही लिमिटेड नॉलेज में प्रोग्रेशन हुआ, उसके नॉलेज में बहुत कम ही प्रोग्रेस हुआ। सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटीज़, यानी कि डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जब सिस्टमेटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन हुआ चीज़ों का। सिस्टमेटिक मोन्यूमेंटल का मतलब होता है रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन, बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बहुत एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो डिस्क्रिप्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या आया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बाथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि सबसे बड़ा जो चेंज आया ऐसी स्टडी करके वो ये था कि चीज़ों में वेरिएशन कितना है वो नहीं था, उन्हें कुछ सिमिलरिटीज़ पता चली और वो सिमिलरिटीज़ हॉरिजॉन्टल थी और कुछ सिमिलरिटी क्या थी, वर्टिकल थी। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी और क्या होता है वर्टिकल सिमिलरिटी। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, यानी कि दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ पे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जितने भी रहे होंगे इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म
वो सब भी हमसे किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। ये हो गई वर्टिकल सिमिलैरिटी। was a revelation which humbled man and lead to cultural movement for conservation of biodiversity। यानी कि जब आदमियों को ये एहसास हुआ कि वो किसी न किसी तरह से रिलेटेड हैं हर एक बायोडाइवर्सिटी से, तो उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे फोकस किया। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective। यानी कि इस यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे आप चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि एक टेक्सोनॉमिस्ट करता है, एक टेक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्नस्ट मेयर की बेसिक नॉलेज, अर्नस्ट मेयर के बारे में बेसिक नॉलेज। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अर्नस्ट मेयर कहाँ पे बॉर्न हुए थे, अर्नस्ट मेयर का जन्म स्थान क्या था। अर्नस्ट मेयर केम्पटन जर्मनी में बॉर्न हुए थे और इनको बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की इन्हें डार्विन, 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन, इन्हें एलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स बोलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं जूलॉजी का एलेक्जेंडर, सिकंदर बोलते हैं इन्हें, जूलॉजी का सिकंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ही आलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, दैट इज़ द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दैट इट इज़ टुडे। यानी कि इन्होंने अकेले ही स्पीसीज डाइवर्सिटी की ओरिजिन कैसे होती है उसको अकेले ही हैंडल किया, जो कि आजकल एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का सेंट्रल क्वेश्चन है। ही आल्सो पियनियर्ड द करेक्टली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज को भी दिया, जो अभी इस टाइम पे एक्सेप्टेड डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की। ही आल्सो, ये तो हो गया। मेयर वॉज अवार्डेड बाय 3 prizes नोन एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अर्नस्ट मेयर को 3 प्राइजेस से अवार्ड किया गया, जिसका नाम है, जिसको हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। पहला बल्जन प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज। ये ऑलरेडी मेडिकल एग्जाम्स में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। पहला हो गया बल्जन प्राइज, दूसरा हो गया इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज। इन तीनों प्राइजेस को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तीनों की तीनों अर्नस्ट मेयर को दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे, उनका जो रेंज है वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, कितना अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है जहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशियन हो सकता है, फ्रेश वाटर लेक्स हो सकते हैं, डिजर्ट्स हो सकते हैं, या हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं। जो लीव्स अस स्पीचलेस, जो कि हमें निशब्द कर देते हैं, यानी कि स्पीचलेस कर देते हैं। स्पीचलेस का मतलब इनको हम शब्दों में, इनकी जो खूबसूरती है उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हार्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स आर अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। यानी कि जो घोड़े की हिनहिनाने की ब्यूटी है, और जो माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह पे, द वैली ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर की वैली, और अटैकिंग शार्क, एक अटैक करता हुआ शार्क, जो कि हमें इवोक करता है, जो हमारे अंदर चीज़ों को जगाता है। किस चीज़ को जगाता है? जैसे कि आव मतलब सरप्राइज, एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, और एक डीप सेंस ऑफ वंडर को। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among member of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply
रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, यानी कि जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो इकोलॉजिकल कोऑपरेशन है चीज़ों का, चाहे वो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में हो, चाहे पॉपुलेशन के मेंबर्स में हो या कम्युनिटी के पॉपुलेशन में हो, या तो वो सेल के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा हो, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं, ये सब चीज़ें हमें प्रोत्साहित करती हैं जानने के लिए कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, यानी कि लाइफ है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, पहला वाला टेक्निकल है, एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग में होती है और नॉन लिविंग में नहीं, यानी कि एक लिविंग बीइंग एक नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग से कैसे डिफरेंशिएट करती है। एंड द सेकंड इज़ फिलोसफिकल वन, और जो दूसरी है वो फिलोसफिकल है कि व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज़, यानी कि हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे, यानी कि हमारे लाइफ का पर्पज़ क्या है हम ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि एक लाइफ और एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग लिविंग चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हैं, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism, हम ऐसी चीज़ों की तरफ देखते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम्स टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की जो क्षमता है और एक सूटेबल रिस्पॉन्स दे पाना जो कि हमारे माइंड में आता है, ये यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। इसके अलावा कुछ फीचर्स कॉमन है, जैसे कि इसके अलावा भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया, इंटरैक्ट हो गया, इमरजेंस हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब ग्रोथ शो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, तो वो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये होते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि मास में इंक्रीमेंट करना और नंबर में इंक्रीमेंट करना, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ कर सकता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन आकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है और ये जीवन भर यानी कि पूरे लाइफ में लगातार ग्रोथ करते जाते हैं। इन एनिमल्स में दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो ज़िंदगी भर होती है, यानी कि एनिमल के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड और नॉन लोकलाइज्ड, और जो हम लोग प्लांट के ग्रोथ को बोलते हैं वो बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ। उनमें ग्रोथ सिर्फ मेस्टमेटिक टिश्यू में होती है। हाउ एवर सेल डिवीजन आकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल्स, यानी कि सेल डिवीजन कुछ ही टिश्यू में होती है ताकि ऐसे सेल्स जो कि डेड हो चुके हैं या ऐसे सेल्स जो कि ख़राब हो चुकी हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ देखना हो तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। कैसे?
इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग बॉडी के बाहर, या तो टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं या लेबोरेटरी के कल्चर में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इन विट्रो कल्चर मतलब लिविंग बॉडी के बाहर कोई कल्चर में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? उनका नंबर काउंटिंग करके, सिंपली माइक्रोस्कोप के अंदर। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं और जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा इवेंट्स हैं? दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, यानी कि जितनी भी बॉडी मास में इंक्रीमेंट होता है, बॉडी मास में इंक्रीमेंट को ग्रोथ के रूप में कंसिडर किया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, यदि हम लोग बॉडी मास में ग्रोथ को क्राइटेरिया लें, बॉडी मास में ग्रोथ की क्राइटेरिया ले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करने की, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, बट दिस ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ग्रोथ कैसा होता है? आउटसाइड होता है। माउंटेन्स, बॉल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो, यानी कि जितने भी माउंटेन्स हैं, बॉल्डर्स हैं और जो धूल के कण हैं, जो धूल का जमाव है वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ कैसा होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट 2 मीटर बढ़ गया, यानी कि पहले 8848 मीटर्स का था, अब 8850 मीटर्स का हो गया। वो ग्रोथ यानी कि वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। कैसे? कि जो ग्रोथ होता है उसका एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा होता है। एक्सटर्नल ग्रोथ इन द सेंस कि वहाँ पे मिट्टी विट्टी या बालू के कण, जो रेतीली हवाएं बहती हैं, वो सब आके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट जमा होता है और वो लगातार जमा होने की वजह से उसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रहा होता है। इसी वजह से हम इसको, जो बॉडी मास में क्राइटेरिया है ग्रोथ का, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी मास एक क्राइटेरिया नहीं ले सकते कि वो ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसी तरह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। वही बात, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब कैसे ग्रो करते हैं? ऑन द सरफेस, यानी कि उनके सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ग्रोथ कैसा होता है? इनसाइड होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि अगर किसी के अंदर ग्रोथ पाया जा रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। अब एक वर्ड यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि वो अगर वो कहीं देखी जा रही है तो इसका मतलब वो पक्का है कि वो लिविंग है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का यही मतलब होता है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स have to be explained, and then we have to understand that it is a characteristics of living organism. A dead organism does not grow, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाना चाहिए। टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी कि इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि ग्रोथ जो है वो यानी कि नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ होती है वो केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो केवल हम लोग ग्रोथ को देख के ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, इनफैक्ट एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन्स हो गया वो ग्रो करते हैं, यानी कि इसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है,
क्योंकि ग्रोथ एक्सटर्नल भी मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ ये शो करते हैं। यानी कि ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है। कैसे, हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना कि डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में reproduction refers to the production of progeny of possessing features more or less similar to those of parents। यानी कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे या थोड़े से डिफरेंट प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। यानी कि फंजाई में ग्रोथ, एसेक्सुअल ग्रोथ कैसे होती है, स्पोर्स से होती है, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर वो प्रोड्यूस करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग, यानी कि ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है, बर्डिंग होती है। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फंजाई में क्या हो रहा था, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी एसेक्सुअल स्पोर्स से। ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग होता है। इन प्लेनेरिया, जिसको फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन। प्लेनेरिया में कैसा होता है, ट्रू रिजनरेशन पाया जाता है। अब ये ट्रू रिजनरेशन क्या होता है, यदि प्लेनेरिया की कोई भी पार्ट को कट कर दिया जाए तो हर एक पार्ट से नया प्लेनेरिया रिजनरेट हो जाएगा। यानी कि वो एक तरह से अमर है, वो वे कब तक डेड नहीं होंगे, जब तक उन्हें जला नहीं दिया जाए। एसिड मतलब हाई एसिडिक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ ऐसा कुछ ना कर दिया जाए, मतलब उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है, उनका नेचुरल डेथ होता ही नहीं। मतलब उनको कहीं से भी कट कर दो, हर पार्ट से वो नया जनरेट कर जाएंगे। जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है कि ट्रू रिजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट एट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि उनको फ्रेगमेंट में तोड़ दोगे तो हर एक पार्ट उनका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। The fungi, the filamentous algae, the protonyma of masses all easily multiply by fragmentation। यानी कि फंजाई हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गए और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हो गए, सब के सब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा, ये सब कैसे हैं, ये सब यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में कोई अंतर नहीं होता है, वो ग्रो ही करते हैं सेल डिवीजन से, और वो खुद ही यूनिसेलुलर हैं। यानी कि सेल डिवीजन करेंगे, एक सेल से दो सेल बनाएंगे, यानी एक सेल से दो सेल वो बना ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा सिंगल सेल ही बना पाएंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर है। तो वो जब भी टूटेंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनमें ग्रोथ भी होगा, तो वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस में होता है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनमें एक ही बात है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात किस में है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में है। और इसके पहले एनसीईआरटी मतलब पहली बात ये कि क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि इन हायर एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, लेकिन वो हायर एनिमल और प्लांट में है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है किसके, ग्रोथ के। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मासेस। हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि सेल नंबर या मास में ग्रो करना वो क्या है, एक तरह का ग्रोथ है, एक तरह का क्या है, ग्रोथ है। सेल नंबर या मास में इंक्रीज करना क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। we notice that single cell organism we are not very clear about the stages of two terms growth and reproduction। यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके एकदम क्लियर नहीं कि ये ग्रोथ है ये रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि उनमें ग्रोथ होता है तो ग्रो होता है, तो इसका मतलब सेल डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन का मतलब उनमें रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि हम लोग एकदम क्लियर नहीं है कि वो ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है। फर्दर देयर आर मेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए, खच्चर जिसको बोलते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई,
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ऐसे कपल्स जो कि फर्टाइल नहीं है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर्स में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गया, वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये सब नॉन फर्टाइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग, यदि कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम उसको ये नहीं बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है। यानी कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग एकदम, यानी कि कोई अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोल देंगे कि नॉन लिविंग। यानी कि ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं, ये बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आगे लिखते हैं एनसीईआरटी, ऑफ कोर्स, वास्तव में, जबकि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि खुद से रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो सब में पाया ही जाए, सब में क्या हो, पाया ही जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, किसी में ना पाया जा रहा है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि मैंने कॉर्नर पे दिखाया हुआ है, जो कि मैंने कहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब केमिकल के बने हुए हैं। यानी कि हम लोग कैसे बने हुए हैं, मसल्स के बने हुए हैं, और किसके, मसल्स के बने हुए हैं, हड्डियों के बने हुए हैं, बोन्स के बने हुए हैं। बोन्स यानी कि हड्डियों के बने हुए। हड्डियाँ क्या हैं, हड्डियाँ किस चीज़ की बनी हुई हैं, कैल्शियम की बनी हुई हैं, कैल्शियम की बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ों की बनी हुई है। तो कैल्शियम क्या, एक तरह का केमिकल ही तो है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब किस चीज़ के बने हैं, केमिकल के बने हैं। दीज केमिकल्स, ये केमिकल स्मॉल हो सकते हैं एंड बिग, और बड़े हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं। साइज, फंक्शंस, अलग अलग साइज और अलग अलग फंक्शंस के हो सकते हैं। ETC आर कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि ये आर बीइंग मेड, ये लगातार जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये केमिकल्स लगातार बन रहे हैं, और ये चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, और या तो किसी और में चेंज हो रहे हैं। यानी कि केमिकल जो कि बन रहा है, ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल बनता है इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और ऐसा केमिकल जो किसी और में कन्वर्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो कन्वर्जन है, यानी कि किसी चीज़ में बनना और किसी चीज़ में टूट जाना, किसी चीज़ से बनना और किसी चीज़ में बनना, से बनना यानी कि एनाबॉलिज्म, बन रहा, किसी चीज़ में टूट जाना यानी कि कैटाबॉलिज्म। यानी कि ये जो बनना और टूटना है, ये सब के सब क्या है, केमिकल्स रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हज़ारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ चल रही होती है, साइमल्टेनियसली चल रही होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यहाँ से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, देयर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, देयर ऑफ लैक्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आप लोग थाउजेंड्स में। दूसरा क्वेश्चन कि ये 1 by 1 होती हैं या अल्टरनेट फॉर्म में होती हैं या साइमल्टेनियस होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि साइमल्टेनियसली होती हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली होती हैं। बी द यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में मेटाबॉलिज्म होना ही होना है। सब के सब केमिकल से बने होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिएक्शन चल ही रही होती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स इस एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी प्लांट है, चाहे वो एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई भी हो, चाहे कोई भी एनिमल, लोअर एनिमल हो, चाहे वो पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक कोई भी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सब के सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। यानी कि सब के सब शो कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जो कि मेटाबॉलिज्म शो ना करे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो कि मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा होगा। अब एनसीईआरटी आगे मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन लिखती है।
द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल्स रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रही हैं, चल रही हैं, सब के सब को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल्स रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है उनका सम हमारे बॉडी में जो चल रहा होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम आउटसाइड द बॉडी भी करवा सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम में करवा सकते हैं। यानी कि सेल फ्री सिस्टम यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको बोलते हैं इन विट्रो। एक टर्म होता है इन विट्रो, एक टर्म होता है इन वीवो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग बात करेंगे इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि टेस्ट ट्यूब में करवा दीजिए, लेबोरेटरी में करवा दीजिए, ये सब क्या है? इन विट्रो कल्चर है। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम, यानी कि सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाई जा सकती हैं, जिसको इन विट्रो सिस्टम बोलते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज़ नेदर लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कि ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि हमारे बॉडी के आउटसाइड होती हैं, टेस्ट ट्यूब में होती है, जिसको इन विट्रो बोलते हैं, वो न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग है। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि हर किसी में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurs in vitro are not living things but surely living reaction। यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, सब की सब लिविंग तो नहीं है, पर इनको श्योरली लिविंग रिएक्शंस बोला जा सकता है। हेंस यानी कि जितने भी मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग फीचर्स हो गई लाइफ की। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। पहली बात की मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ हो गया। दूसरी बात सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। वो कैसे है? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी सेल से बने होंगे, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी सेल से, कोई प्लांट है वो भी मल्टी सेलुलर होता है, वो भी सेल से बना होता है। कोई भी ऐसा और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल से बना ना हो। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया ही जाएगा। सेल से वो डेफिनेटली बने होंगे। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही है जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी को अगर लिविंग रहना है तो उसको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन करना ही पड़ेगा। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गया, सब में ही पाया जाएगा। यानी कि दूसरा जो डिफाइनिंग फीचर हो गया वो हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आगे बात करते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ है उसको सेंस कर सकते हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जो ये फीलिंग है, जिसको फील कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यानी कि कॉन्शियसनेस सब में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। यानी कि कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई। वी स्टिमुलाई विच, यानी कि स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यानी कि जितने भी स्टिमुलाई हैं, जितने भी स्टिमुलस हैं, स्टिमुलस का मतलब होता है जो हमें उत्तेजित करे या हमें किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करें। स्टिमुलाई जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब जैसे कि कोई हमें टच कर दिया तो हमें सेंस हो जाता है और हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। या केमिकल का मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल हो उसके प्रति हमारी बॉडी, अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी के हाथ पे रख दिया जाए तो वो छेद के बाहर आ जाएगा, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है, कोई केमिकल हमारे बॉडी पे अटैक, मतलब केमिकल हमारे बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है। कोई अगर हम अपने जीभ पे कोई साल्ट रखें या कोई मीठी चीज़ रखें तो हमें केमिकल, वो एक तरह का केमिकल ही है जो हमें सेंस हो रहा है और उसके हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और हम कोई बीटर चीज़ खा लेते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, थूक देते हैं बाहर, वो क्या है? एक तरह का केमिकल ही तो है।
और ये स्टिमुलाई बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंसेस हैं वो हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, लाइट, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स, यानी कि प्लांट जो है वो भी यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को, टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिज्म को और पॉल्यूटेंट को। कैसे? यदि प्लांट में ऐसे प्लांट जिसको हमेशा लाइट चाहिए हो उसको अंधेरे में रख दीजिए, देखिए वो डेड हो जाएगा, प्लांट डेड कर जाएगा कुछ दिनों बाद। अगर किसी प्लांट को वाटर ही मत दीजिए, वो ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखिए, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर क्या मतलब हुआ, यदि ऐसे प्लांट जो कि गर्मियों में उगते हैं उसको ठंडी में नहीं उगा सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं वो सब। यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज, यानी कि प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सब के सब अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और इसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी कि जो है कॉन्शियसनेस जो है ये क्या हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, जो फोटो पीरियड है वो सीजनल ब्रीडर्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि डॉग्स हो गए, डॉग्स केवल और केवल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ठंडी के समय में, यानी कि फोटो पीरियड जो है वो लाइट का जो पीरियड है वो सीजनल ब्रीडर, जैसे डॉग हो गए, जैसे कि डॉग वाग, ये सब क्या है, ये सब सीजनल ब्रीडर है। तो जितने भी सीजनल ब्रीडर उन पे भी फोटो पीरियड का अफेक्ट होता है। बहुत प्लांट एनिमल फोटो पीरियड का इफेक्ट यानी कि प्लांट पे भी होता है, एनिमल में भी होता है। प्लांट का जैसे मैंने बताया कि ठंडी वाला प्लांट गर्मी में नहीं उगा सकते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी जो विंटर टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं वो विंटर टाइम में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हर एक सीज़न में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि फोटो पीरियड दोनों का अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो पीरियड किसके किसके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, तो वो सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल इंटरिंग दियर बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब हैंडल करते हैं जो उनके बॉडी में केमिकल इंटर करता है। जैसे कि और यानी कि हमने बताया कि जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जैसे कि मैंने चीनी वाला एग्जांपल लिया, कोई बीटर चीज़ हो गया, कड़वा चीज़ हो गया, उसका मैंने एग्जांपल लिया। यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब हैंडल करते हैं जो कि केमिकल उनके बॉडी में जा रहा हो। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं, यानी कि सब में कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि दैट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो खुद के लिए अवेयर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ये केवल ह्यूमन ही इतना डीप सोच सकता है। यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस यदि ह्यूमन की बात कर दी जाए तो ये भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हो गया। यानी कि अगर ह्यूमन के केस में पूछे तभी ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हो गया। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कॉन्शियसनेस क्या हो गई, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हो गई। लेकिन ह्यूमन के केस में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर हो गई। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल देयरफॉर मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब बात ह्यूमन बीइंग की आती है तो लिविंग स्टेट यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि व्हेन वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस्ड हार्ट्स एंड लंग्स, यानी कि जब हम लोग ऐसे पेशेंट की बात करते हैं जो लोग कोमा में होते हैं, जिनको ज़्यादातर सपोर्ट मशीन से मिल रहा होता है, जिनका हार्ट रिप्लेस कर दिया गया होता है, लंग्स रिप्लेस कर दिया गया होता है, वो मशीन्स पे चल रहे होते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, इन पेशेंट का ब्रेन डेड भी होता है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ, पेशेंट के पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि ऐसे पेशेंट जो कभी वापस आ भी सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है, क्या इसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग। एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ आगे बोलती भी नहीं है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना तो नॉन लिविंग। हम लोग अभी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर सकते हैं जो लोग कोमा में होते हैं, उनको हम लोग ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना तो नॉन लिविंग बोल सकते हैं। लिविंग क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका ब्रेन डेड है, वो उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं।
और दूसरी बात कि वो कभी हो सकता है कि भविष्य में वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाए। कोमा से कुछ लोग बाहर भी निकल आते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। उनको लिविंग भी बोल देना या नॉन लिविंग डायरेक्ट बोल देना, ये सही चीज़ नहीं होगी। इन हायर क्लासेस में यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन। जितनी भी लिविंग फिनोमेना होती हैं वो सब एक तरह के इंटरेक्शन से होती हैं। जैसे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है। ये सब क्या एक तरह का इंटरेक्शन है। सेल से टिश्यू बन जाना, टिश्यू से ऑर्गन बन जाना, ऑर्गन से एक ऑर्गेनिज्म बन जाना, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन का बन जाना, ये सब क्या है एक तरह का इंटरेक्शन है। और प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, यानी कि जो टिश्यू में प्रॉपर्टी होगी वो उसकी एक सेल में नहीं होगी जो कि वो जिससे वो बना हुआ है, बट एराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस, लेकिन वो सेल्स के इंटरेक्शन से ही टिश्यू बनता है। Similarly, property of cellular organism are not present in the molecular constituent of the organism but arise as a result of interaction among the molecular component comprising organelle। यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, जो उनका मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिससे सेलुलर ऑर्गेनल्स बनते हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनल में प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होगी, लेकिन वो उनके इंटरैक्शन से बन रही होगी, यानी कि मॉलिकुलर कंस्टिट्यूएंट इंटरैक्ट करके सेलुलर ऑर्गेनल्स बना रहे होंगे। दीज इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो इंटरैक्शंस है ये इमर्ज कर रहा है, ये उत्पत्ति कर रहा है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे सेल से टिश्यू बन रहा है, एक हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम से एक पॉपुलेशन बन रही है। ये सब क्या है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन हायरार्किकल ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल, यानी कि ये जो हायरार्की बन रही है चीज़ों की, हायरार्की मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, या जो ये कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है ये सब में ट्रू है, यानी कि सबके लिए ये बात ट्रू है कि सब के सब इंटरैक्शन से बने होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके सब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और इंटरैक्टिव सिस्टम है, जिनकी वजह से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? अर्थ पे लाइफ की स्टोरी की स्टडी है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और क्या हो सकता है बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे कैसे इवॉल्व हुए हैं, पहले वो क्या थे क्या नहीं थे, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, उसकी स्टडी क्या है, बायोलॉजी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हो, फ्यूचर के हों, आर लिंक्ड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाई शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो आज के हों, चाहे पहले के हों, चाहे बाद के रहेंगे, सब के सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं? जेनेटिक मटेरियल से, कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल एक लिमिट तक ही होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी पाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।